बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा का अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। इसके अंतर्गत पेज नंबर 10 पर क्रियाकलाप 2.1 दिया है। विभिन्न पौधों के तने, पत्तियों, फूलों और अन्य किसी भी रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। तो तालिका 2.1 है, इसमें हमने ये अंकित कर दिया है। सामान्य घास में के फूल विभिन्न रंगों के, तुलसी की विशेषता के औषधीय गुणों से युक्त पत्तियां, गुड़हल की पत्तियों का अभिविन्यास के पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। फूल विभिन्न रंगों के होते हैं। विशेषता फूल आकर्षक एवं सुंदर होते हैं। नीम की पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। फूलों का हल्का पीला रंग होता है। गुलाब का तना कठोर और पतला होता है। पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। फूल विभिन्न रंगों के होते हैं। विशेषता तने पर कांटे होते हैं। पेज नंबर 12, प्रश्न 1, आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं पाई? तो समानताएं, सभी पौधों में पत्तियां, तना, शाखाएं एवं जड़ हैं। विभिन्नताएं, विभिन्न पौधों में पत्तियों व तनों के आकार अलग अलग हैं एवं जड़ें भी किसी पौधे में बहुत सारी गुच्छे जैसी हैं, तो किसी पौधों में एक मुख्य जड़ से निकली हुई कुछ छोटी एवं पतली जड़ें हैं। विभिन्न पौधों के फूलों का रंग भी अलग अलग है। पेज नंबर 12 पर सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाई है। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो ये तालिका है विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन। तो इस तालिका को हमने पूर्ण किया है कि चींटी की गति है चलना, गाय का रहने का स्थान है जमीन, गति चलना, और विशेषता है कि दूध के लिए थन होते हैं। घोड़ा रहने का स्थान जमीन, भोजन है उसका घास और चना, गति का प्रकार है चलना या दौड़ना, और विशेषता है कि बहुत फुर्तीला होता है। मछली रहने का स्थान है पानी, भोजन है कीट और छोटी मछलियाँ, गति का प्रकार है तैरना, और विशेषता है कि वह विभिन्न आकार की होती है। प्रश्न है, तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? तो समानताएं, सभी जंतुओं में वृद्धि एवं गति होती है तथा सभी जंतु भोजन करते हैं। भिन्नताएं हैं, कुछ जंतु शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी। विभिन्न जंतुओं में गति के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं। जंतुओं के रहने के स्थान भी भिन्न भिन्न हैं, जैसे कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ जल में एवं कुछ हवा में उड़ते हैं। पेज नंबर 15, क्रियाकलाप 2.4, विभिन्न पौधों की ऊंचाई, तने की प्रकृति एवं शाखाओं का अवलोकन कर अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों में भरें। तो पेज नंबर 16 पे तालिका 2.3 दी है, इसको हमने पूरा भरा है। नीम का पौधा ऊंचा होता है, तने की प्रकृति भूरा, कठोर और मोटा, शाखाओं का प्रकटन तने में ऊंचाई पर होता है। पादप समूह का नाम वृक्ष है। गुड़हल, तो गुड़हल का पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है, तने की प्रकृति उसकी भूरा, कठोर और पतला होता है। शाखाओं का प्रकटन भूमि के निकट होता है। पादप समूह का नाम झाड़ी है। बैंगन का पौधा छोटा होता है, उसकी तने की प्रकृति हरा, कोमल और पतला होता है। शाखाओं का प्रकटन भूमि के निकट होता है और पादप समूह के अंतर्गत वह शाख में आता है। जामुन, पौधा ऊंचा होता है, तने की प्रकृति भूरा, कठोर और मोटा होता है। शाखाओं का प्रकटन तने में ऊंचाई पर होता है। पादप समूह का नाम वृक्ष है। प्रश्न है, आपको शाख, झाड़ियों एवं वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए? तो शाख में कोमल व हरा तना एवं जमीन के निकट शाखाएं दिखाई दी। झाड़ी का तना
भूरा, कठोर व पतला एवं जमीन के निकट शाखाएं दिखाई दी, जबकि वृक्षों में ऊंचा, मोटा व कठोर तना तथा शाखाएं जमीन से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलती हुई दिखाई दी। पेज नंबर 17 पे क्रियाकलाप 2.5 है। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखाई देती है? तो हाँ, इनमें कुछ पत्तियां छोटी हैं तो कुछ बड़ी एवं कुछ पतली हैं, एवं इनमें कुछ पर जाली जैसी संरचनाएं हैं तथा कुछ पर समांतर संरचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आपको चित्र 2.4 क और चित्र 2.4 ख में दिखाई गई पत्तियों की शिराओं में क्या अंतर दिखाई देते हैं? तो चित्र 2.4 क की पत्तियों में जाली जैसी शिराएं हैं, जबकि चित्र 2.4 ख की पत्तियों में समांतर शिराएं हैं। पेज नंबर 18 पे प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? तो उत्तर हाँ, पत्तियों में पाए जाने वाले शिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? तो हाँ, सभी पौधों में जड़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, क्या यह जड़ें एक जैसी होती हैं? तो नहीं, सभी जड़ें एक जैसी नहीं होती। कुछ पौधों में एक मुख्य जड़ और अन्य पार्श्व जड़ें होती हैं, जबकि कुछ पौधों में समान माप की पतली जड़ों के गुच्छे होते हैं। क्रियाकलाप 2.6 आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? तो उत्तर समानताएं, सभी जड़ें तने के नीचे मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। भिन्नताएं, कुछ पौधों की जड़ें मोटी थी जिससे अन्य छोटी छोटी जड़ें निकली हुई थी, और कुछ पौधों की जड़ें पतली समान माप की गुच्छों के रूप में थी। प्रश्न है, चित्र 2.5 क और चित्र 2.5 ख में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या भिन्नताएं देखते हैं? तो चित्र 2.5 क की जड़ों में एक मुख्य जड़ है जिससे अन्य जड़ें निकली हुई हैं, जबकि चित्र 2.5 ख में प्रदर्शित जड़ें समान माप की पतली एवं गुच्छों के रूप में हैं। पेज नंबर 18, क्या किसी पौधे की पत्तियों में शिरा विन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध होता है? हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? तो हाँ, पौधों की पत्तियों के शिरा विन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच संबंध होता है। जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली पत्तियों के पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियों के पौधों की जड़ें झकड़ा रेशेदार जड़ होती है। हम विभिन्न पौधों की पत्तियों एवं जड़ों का अवलोकन कर इसका पता लगा सकते हैं। क्रियाकलाप 2.7 प्रश्न है, पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास का अवलोकन करें। अपने अवलोकनों को तालिका 2.4 में अंकित करें। तो तालिका 2.4 दी है, इसमें पौधे का नाम, पत्तियों के शिरा विन्यास का प्रकार और जड़ के प्रकार दिए हुए हैं। तो हमने इस तालिका को पूर्ण किया है कि गुलाब में जालिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़, गुड़हल में भी जालिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़, सदाबहार में भी जालिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़, गेंदा जालिका रूपी शिरा विन्यास एवं मूसला जड़ होती है। क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के शिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? तो हाँ, समांतर शिरा विन्यास वाले पौधों की जड़ झकड़ा रेशेदार जड़ होती हैं, जबकि जालिका रूपी शिरा विन्यास वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं। क्रियाकलाप 2.8 चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे समान हैं अथवा भिन्न हैं? तो चने और मक्का के बीज की संरचना भिन्न है। चने में 2 बीजपत्र हैं, जबकि मक्का में 1 बीजपत्र है। क्रियाकलाप 2.9 ये विभिन्न जंतुओं का चित्र दिया हुआ है। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। तो तालिका 2.5 है, इसमें जंतु का नाम, उसकी गति का प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। तो हमने इस तालिका को पूर्ण किया है। चींटी में गति का प्रकार है चलना, मछली में गति का प्रकार तैरना, तितली में गति का प्रकार है उड़ना और शरीर का प्रयुक्त अंग है पंख।
गाय गति का प्रकार चलना, प्रयुक्त अंग टांगे, मेंढक गति का प्रकार उछलना, प्रयुक्त अंग पिछली टांगे। अब प्रश्न है तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है तथा उन गति के लिए प्रयुक्त अंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। क्रियाकलाप 2.10 विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के नाम की सूची तालिका 2.6 में बनाएं। तो ये विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले जंतु और पौधे, इसमें मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्र में, महासागर में, जंगल में और अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु और पौधों की सूची को हमने यहाँ पूरा किया है। अन्य क्षेत्र की जगह हमने बर्फीले मरुस्थल ले लिया है। मरुस्थल में ऊंट, कंगारू, चूहा और नागफनी, पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष, याक और पर्वतीय भेड़, महासागर में मछली, ऑक्टोपस, समुद्री घास, जंगल में शेर, हिरण, लोमड़ी, बर्फीले मरुस्थल में ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। प्रश्न है विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु और पौधों के संबंध में आपका क्या अवलोकन है। तो विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु और पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रश्न है एक क्षेत्र की जैव विविधता दूसरे क्षेत्र की जैव विविधता से भिन्न क्यों होती है। तो विभिन्न क्षेत्रों की पर्यावरणीय परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए एक क्षेत्र की जैव विविधता दूसरे क्षेत्र की जैव विविधता से भिन्न होती है। अब पेज नंबर 30 पे आइए और अधिक सीखें के अंतर्गत दिए गए प्रश्न है कि प्रश्न 1 यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ें और पत्तियों के शिराविन्यास में क्या अंतर पाते हैं। गेहूं के बीज हैं और ख में राजमा के बीज हैं। तो गेहूं में झकड़ा या रेशेदार जड़ और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास, राजमा में मूसला जड़ और जालिका रूपी शिराविन्यास। प्रश्न 2 नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतुओं और चिन्हांकित खंड ख में थलीय जंतुओं के नाम लिखिए। खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। तो घोड़ा, डाल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, वैल, केचुआ, कबूतर, कछुआ। तो खंड क में जलीय जंतु हैं डाल्फिन और वैल। खंड ख में थलीय जंतु हैं घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केचुआ, कबूतर। खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतु हैं मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ। ये चित्र में बता दिया हमने। क में डाल्फिन, वैल, ग में मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, ख में घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केचुआ, कबूतर। प्रश्न 3 है मनु की माँ की एक शाक वाटिका किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिराविन्यास दिखाई देगा। तो मूली एक प्रकार की मूसला जड़ है जिसकी एक मुख्य जड़ होती है जो पौधों के लिए भोजन का भंडारण करती है। मूली के पत्ते जालिका रूपी शिराविन्यास को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 4 नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें, उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। तो पर्वतीय बकरी एवं मैदानों में पाई जाने वाली बकरी में समानता है कि दोनों ही शाकाहारी जंतु हैं जो घास एवं पत्तियां खाती हैं एवं दोनों के ही खुर व सींग होते हैं। दोनों में पाए जाने वाले अंतर का आधार है कुबड़। तो पर्वतीय बकरी में कुबड़ होती है जिनमें भोजन संग्रहित किया जाता है। अत्यधिक ठंड में जब भोजन की कमी हो जाती है तब इस भोजन का उपभोग किया जाता है। मैदानी बकरी में कोई कुबड़ नहीं होती क्योंकि मैदानी क्षेत्र में 12 महीने भोजन उपलब्ध रहता है। बाल
पर्वतीय बकरी के पूरे शरीर पर लंबे एवं घने बाल होते हैं जो इन्हें सर्दी से बचाने में सहायक होते हैं। मैदानी बकरी के शरीर पर छोटे एवं कम घने बाल होते हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ती है। पर्वतीय बकरी के पैर छोटे होते हैं जो इन्हें पर्वतीय क्षेत्र में आसानी से चलने में सहायता करते हैं। मैदानी बकरी के पैर लंबे होते हैं जो इन्हें मैदानी इलाकों में आसानी से उछल कूद करने में सहायता करते हैं। पर्वतीय बकरी के खुर बीच में से कटे हुए होते हैं जो इन्हें चट्टानी सतह को पकड़ने में सहायता करते हैं। और मैदानी बकरी के खुर पर्वतीय बकरी की तुलना में थोड़े चौड़े होते हैं जो इन्हें समतल मैदान में चलने में सहायता करते हैं। सींग। पर्वतीय बकरी के सींग घुमावदार होते हैं। मैदानी बकरी के सींग सीधे होते हैं। प्रश्न 5, पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा, कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। तो गाय, चमगादड़ एवं व्हेल स्तनधारी जीव हैं। यह अपने समान संतानों को जन्म देते हैं, जबकि तिलचट्टा, कॉकरोच, कबूतर, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली आदि अस्तनधारी जीव हैं। यह अंडे देते हैं। प्रश्न 6, जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्य द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? जंगलों की कटाई से मानव जीवन, वन्य जीव एवं पर्यावरण पर कई विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें से प्रमुख है जलवायु परिवर्तन। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जब जंगलों को काटा जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में चली जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होते हैं। जैव विविधता का नुकसान। जंगल कई प्रकार के वन्य जीव एवं वनस्पतियों के प्राकृतिक आवास होते हैं। जब जंगलों को काटा जाता है तो यह प्राकृतिक वनस्पतियां एवं जंतु भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता प्रभावित होती है। जल चक्र का विघटन। जंगल वर्षा लाने में सहायक होते हैं। जब जंगलों को काटा जाता है तब जल चक्र भी प्रभावित होता है। आजीविका पर प्रभाव। कई लोग अपने रोजगार के लिए जंगलों पर निर्भर होते हैं। जब जंगलों को काटा जाता है तब उनकी आजीविका भी प्रभावित होती है। जंगलों की कटाई के निदान के उपाय। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। लकड़ी के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा का उपयोग करके वनों की कटाई को रोका जा सकता है। सतत कृषि प्रथाओं को अपनाना। जंगलों को काटकर कृषि करने के स्थान पर ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए जिससे उसी स्थान पर सतत कृषि की जा सके। पुनर्वनीकरण। वनों की कटाई के बाद पुनः नए पेड़ लगाकर जंगलों को बचाया जा सकता है। वन संरक्षण कानून लागू करके। सरकार को वन संरक्षण कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए तथा वनों की कटाई को रोकने के उपाय भी करने चाहिए। प्रश्न 7, फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख में कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो ये फ्लो चार्ट है। पौधा, हाँ। क्या इसमें पत्तियां हैं? हाँ। क्या इसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास है? तो ख में नहीं और क में हाँ। तो जहाँ क में हाँ जालिका रूपी शिरा विन्यास है तो चना, राजमा, गाजर, मटर, मूली। और ख में जहाँ जालिका रूपी शिरा विन्यास नहीं है तो उसके उदाहरण है गेहूं, घास, मक्का, प्याज, केला। प्रश्न 8, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? तो संजय निम्न प्रश्न पूछ सकता है। इस पौधे की ऊंचाई कितनी है? क्या इस पौधे के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय तने हैं? इस पौधे की शाखाएं भूमि के निकट हैं या अधिक ऊंचाई पर हैं? प्रश्न 9, तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाएं। द्विबीजपत्री मूसलाजड़। तो इसके उदाहरण है चना, राजमा, सरसों, सदाबहार। एक बीजपत्री झकड़ा जड़। तो गेहूं, सामान्य घास, मक्का, प्याज।
समूह क के पौधों में और क्या समानताएं हैं? तो समूह क के पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास है। अगला प्रश्न है, समूह ख के पौधों में और क्या समानताएं हैं? तो समूह ख के पौधों की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास है। प्रश्न 10, नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी? तो बतख और कबूतर का चित्र दिया है। बतख के झिल्ली युक्त पंजे हैं। तो अंतर, बतख के पंजे झिल्ली युक्त होते हैं जबकि कबूतर के पंजे मजबूत और लचीले होते हैं। बतख के झिल्लीदार पंजे उसे तैरने में सहायता करते हैं तथा पानी में स्थिरता प्रदान करते हैं एवं उनकी सहायता से वह इधर उधर चल भी पाती है। इसी के साथ हमारे यह प्रश्न यहीं खत्म होते हैं। इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्न के साथ हम जल्द ही वापस मिलेंगे।